हेलो पीपल। वेलकम टू स्टडी विद ईस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि संविधान क्या होता है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी और संविधान कैसे बना। एंड देन हमने उसके शेड्यूल्स पढ़े एंड पार्ट्स पढ़े। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के स्रोत, दैट मीन्स द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में कि क्या क्या है और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ये काफ़ी बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, यानी कि इसको जब लिखा गया था, इसको जब बनाया गया था, तो बहुत सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए थे जो कि अलग अलग देशों से लिए गए थे। ठीक है, तो आइए उन्हीं को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक पे। तो जैसे सबसे ज़्यादा अगर प्रावधान जो लिए गए थे, तो वो लिए गए थे हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से। कितने प्रावधान लिए गए थे? 200 प्लस प्रावधान लिए गए थे। और जो दूसरे प्रावधान थे उसमें कम से कम 60 कंट्रीज थी जिनसे हमने कुछ प्रावधान लिए थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका था कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, यहाँ से सबसे ज़्यादा स्रोत लिए गए, तो वो था हमारा भारत का भारत शासन अधिनियम 1935। ये आपका ब्रिटिश ने ही इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। ठीक है, कब? 1935 में। चलिए आइए पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम के बारे में थोड़ा। तो कुछ वैसे तो 200 प्रावधान लिए गए थे, यानी कि 200 प्लस प्रावधान लिए गए थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन यूपीएससी तक लेवल में पूछा जाता है इसके बारे में, याद रखिएगा। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक है इसका संघीय व्यवस्था। ठीक है, क्या है? संघीय व्यवस्था। ठीक है, यानी कि फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल का कार्यालय, इसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, ये आपको पता होगा, 3 लिस्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, फिर न्यायपालिका का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, आपातकालीन उपबंध, आपका इमरजेंसी, एंड आपका लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी इसके अंडर में आता है, यूपीएससी। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है अगर नॉर्मली एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे सीधा पूछता है कि जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान की, वो कहाँ से ली गई है, तो वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। ठीक है, आपका राज्यपाल का कार्यालय किससे लिया गया है? ज़्यादातर आपका संघीय व्यवस्था पूछता है, आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका का ढांचा, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, एंड लोक सेवा आयोग। इसको मैंने काफ़ी कम देखा है, लेकिन एक दो एग्जाम में पूछ भी ले सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये संघीय व्यवस्था क्या होता है, दैट मीन्स व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम। तो देखिए, संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था में क्या आता है? संघ आता है। तो संघ क्या होता है? संघ मीन्स यूनियन। संघ मीन्स यूनियन। तो देखिए, यूनियन में ना, संघ में आपके 2 बॉडीज़ आती हैं। संघ में आपके क्या आती हैं? 2 बॉडीज़ आती हैं। कौन कौन सी? एक आती है केंद्र, एक आती है आपकी राज्य, यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, आपकी सेंट्रल एंड स्टेट आती है, सॉरी स्टेट आती है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि होता क्या है संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। तो इन्हीं 2 बॉडीज़ के बीच में, कौन कौन सी? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों व कार्यों का जो स्पष्ट बंटवारा है, उसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों व कार्यों का स्पष्ट बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? देखिए, हमारे संघ की 2 बॉडीज़ होती हैं। अगर इन शॉर्ट समझें, अगर आप ध्यान से बस सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके इंडिया में, देखिए अगर आप ध्यान से एनालाइज करें, तो इंडिया में 2 बॉडीज़ हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, इन्हीं 2 बॉडीज़ में पावर्स और वर्क्स को जब क्लियरली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं कि आप ये फिक्स काम ये हैं, ये आप करेंगे, और ये फिक्स काम मेरे हैं, ये मैं करूँगा, और ये कुछ पावर्स आपको दी जाती हैं और ये कुछ पावर्स मुझे दी जाती हैं। तो ये जो पावर्स हैं, इनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड जो आपके वर्क्स हैं, इनको जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो भी क्लियरली मेंशन करके कि ये आप ही करेंगे और ये मैं ही करूँगा। तो ये जो क्लियरली मेंशन होता है ना वर्क, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स एंड वर्क्स का, इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों व कार्यों का स्पष्ट बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहलाता है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जो हमारा वित्त आयोग होता है, इस वित्त आयोग में केंद्र को 60% शेयर मिलते हैं इसके, ठीक है, और राज्यों को कितने मिलते हैं 40%। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी देखिए बटा हुआ है, जो वित्त आयोग है यहाँ पे कितने परसेंट में बटा है कि 60% जाएगा सेंट्रल को और 40% जाएगा स्टेट को। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं शक्तियों की 3 सूचियाँ। व्हाट इज शक्तियों की 3 सूचियाँ? तो देखिए, पहली शक्ति है आपकी संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट। ठीक है, सेकंड है आपकी राज्य सूची यानी कि आपका स्टेट लिस्ट। ठीक है, देन आपकी है नंबर थर्ड पे समवर्ती सूची यानी कि आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यही 3 सूचियाँ होती हैं शक्तियों की यानी कि पावर्स की। ठीक है, पावर्स की। तो जो पावर्स की जो लिस्ट हैं, जो आपकी स्टेट लिस्ट है, इसके पास 98 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए, याद भी होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स आते हैं, आपके स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स आते हैं और आपके कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि जो यूनियन लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट है इसमें कौन कौन से वर्क आते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से वर्क आते हैं? तो देखिए, जो यूनियन लिस्ट है आपकी, उसमें आपका आता है रेलवे, आर्मी, यूपीएससी, आरबीआई, बैंकिंग, सीबीआई, नेशनैलिटी, पोस्ट ऑफिस, एटॉमिक यानी कि एटम से रिलेटेड जितने भी हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन पे कोई कानून बनाना, इन पे कोई नियम बनाना, इनको लागू करना या इनमें कोई चेंजमेंट करना, ये कौन करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट की सूची में आता है यानी कि संघ करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इसके अंडर हमारे कितने 98 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं आपके? तो राज्य सूची में 59 सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? लैंड यानी कि भूमि, हेल्थ यानी कि आपका चिकित्सा, ठीक है, आपकी पुलिस, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर, आपका लॉ डिवीज़न एंड आपका स्टेट पीसीएस। याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। तो अगर कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई लॉ वगैरह बनाना है या उस पर कोई काम करना है तो कौन काम करेगा? आपका राज्य सूची में आता है। हेल्थ भी आपका किसके अंडर में आता है? इसी के अंदर। इवन इवन आपकी जो एजुकेशन होती है, अब इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, भाई एजुकेशन आपका इसी में आना चाहिए, लेकिन नहीं, एजुकेशन आपका आता है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि संवर्ती सूची। क्यों? अब देखिए, संघ सूची वो सूची होती है जिसमें सिर्फ संघ कानून व नियम बताता है या चेंजमेंट करता है। राज्य सूची वो सूची होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य कानून बनाता है या नियम लागू करता है या चेंजमेंट करता है। लेकिन समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें केंद्र व राज्य दोनों ही काम कर सकते हैं, दोनों ही रूल बना सकते हैं, दोनों ही इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, दोनों ही चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपका क्या रिलेट करता है? ऐसे आपका फॉरेस्ट हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, तो इनको लेकर के इनके एरिया कितना रहना चाहिए, इन पे क्या कानून होने चाहिए, तो ये आपका स्टेट भी बना सकता है और आपका सेंट्रल भी बना सकता है। आपके डिवोर्स हो गए, आपकी मैरिज पे हो गया, आपकी एजुकेशन, देखते हैं ना आप लोग स्टेट में एजुकेशन, तो एक तो होते हैं आपके प्राइमरी लेवल पे जो स्कूल्स होते हैं यानी कि जो स्टेट के अंडर में होते हैं, और आपके जो कि केवीएस वगैरह होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, किसके अंडर में आते हैं? ये सेंट्रल के अंडर में आते हैं। तो भाई है तो एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन केवीएस की जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सेंट्रल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम। और जब का स्टेट के स्कूल्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? स्टेट की पॉलिसी पे काम करते हैं। ठीक है, आपका जो लाइट है यानी कि बिजली विभाग हो गया, आपका जो बिजनेस है यानी कि व्यापार है, आपका जो वाणिज्य है, इस पे कौन? दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, और आपका जो लाइट वगैरह यानी बिजली विभाग है या बिजनेस है, मैनेजमेंट है, तो इस पे दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला एक, अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लीजिएगा, कि जब भी कोई ऐसा एक टॉपिक होगा जिस पे केंद्र और राज्य दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे केंद्र और राज्य दोनों में बहस छिड़ी होगी यानी कि टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, तो उस टॉपिक पे यानी कि उस समय वहाँ पे राज्य की जो विधि होगी यानी कि राज्य का जो कानून होगा यानी कि राज्य का यानी कि स्टेट का जो लॉ होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और वहाँ पे केंद्र की विधि यानी कि केंद्र का लॉ यानी कि सेंट्रल के लॉ, नियम कानून लागू हो जाएंगे। ठीक है, और ये कौन कहता है? ये आर्टिकल हमारा 254 कहता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसमें से दो तरह से पूछ सकता है
कि भाई अगर केंद्र व राज्य के बीच अगर टकराव की स्थिति आती है तो किसकी विधि लागू होगी, तो आपकी याद रखेगा सेंट्रल बड़ा है तो उसी की विधि लागू होगी। ठीक है, ये याद रखेगा, आप इससे याद रख सकते हैं। सेंट्रल बड़ा है तो जो बड़ा होता है भाई, आपको भी पता है आपके घर में कौन बड़ा है, बड़े भाई की चलती है। तो जब बड़े भाई की चलती है तो यहाँ पे भी देश में भी बड़े भाई की ही चलेगी। ठीक है, यानी कि केंद्र की ही चलेगी, यानी कि सेंटर की ही चलेगी। ठीक है, तो जब बात ऐसी आती है कि कोई टॉपिक है, किसी टॉपिक पे केंद्र और राज्य के मध्य टकराव उत्पन्न हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो राज्य की विधि होती है वो शून्य हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे केंद्र की विधि लागू हो जाती है। और ये आपके आर्टिकल 254 में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, न्यायपालिका का ढांचा। ठीक है, तो न्यायपालिका का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका वो कैसी न्यायपालिका है। तो हमारे देश की एकल न्यायपालिका है। याद रखिएगा कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो आप उसके बाद भारत के भारत देश के किसी भी कोर्ट में जाकर के दोबारा केस दायर नहीं कर सकते। उसका डिसीज़न यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न डिसीज़न जो होता है वो फाइनल डिसीज़न होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है एकल न्यायपालिका है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हमारे देश में एकल का कॉन्सेप्ट है, सिंगल जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं तो डुअल जुडिशरी का भी तो कॉन्सेप्ट होगा। तो याद रखिएगा, डुअल जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यूएसए में चलता है, पता है। याद रखिएगा, जो डुअल जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यूएसए में चलता है। ठीक है, फाइन। अब आते हैं, इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है ये सबसे ऊपर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे जो नीचे आता है वो कौन सा होता है, हाई कोर्ट होता है। उसके बाद आता है आपका अधीनस्थ न्यायालय। कौन से न्यायालय आते हैं आपके, अधीनस्थ। हाई कोर्ट से नीचे होता है आपका अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अच्छा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में भी दो कोर्ट्स होते हैं। एक होता है जिला न्यायालय और एक होता है सत्र न्यायालय। यानी कि जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड आपका होता है सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट। ठीक है, याद रहेगा। तो आपके सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे होता है आपका हाई कोर्ट, और देन उससे नीचे होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में भी आपके दो कोर्ट होते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होता है आपका सेशन कोर्ट। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देख बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं, जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये आपके अपीली न्यायालय होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जाके अपील कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस। फर्स्ट, दीवानी यानी कि सिविल केस, एंड सेकंड फौजदारी यानी कि क्रिमिनल केसेस। तो ये क्या होते हैं भाई, दीवानी मामले और फौजदारी मामले यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे केस जिनके नुकसान की यानी कि जो नुकसान की जो भरपाई है वो की जा सके। मतलब ऐसे केस, ऐसे मामले जहाँ पर नुकसान हुआ हो और उसकी हम भरपाई कर सकें, तो उसको हम कहते हैं दीवानी मामले यानी कि सिविल केस। लेकिन अगर ऐसे केस जहाँ पे हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई ना की जा सके, तो वो होते हैं फौजदारी मामले यानी कि क्रिमिनल केस। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में चोरी होती है 10,000 रुपये की, और चोर पकड़ा जाता है और आपके 10,000 रुपये मिल जाते हैं। यानी कि जब चोरी हुई थी तो आपका 10,000 रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन चोर पकड़ा गया तो बाद में आपके 10,000 रुपये रिकवर हो गए, यानी कि आपकी जो क्षति हुई थी, आपको नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो गई। ठीक है, तो जो अगर ऐसे जो मामले होते हैं चोरी वगैरह के, ये कहाँ लड़े जाते हैं, आपके सिविल केस होते हैं, और ये दीवानी मामले कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी किसी ने हाथ की उंगली काट दी है, तो आप बताइए किसी तरीके से भी जिसने आपकी उंगली काटी है उसको पकड़ भी लिया जाए, तो क्या आपकी उंगली दोबारा से जोड़ी जा सकती है वहाँ पे? नहीं ना। यानी कि आपकी जो क्षति हुई है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आपके नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। तो ऐसे जो मामले होते हैं ये क्रिमिनल केस कहलाते हैं, दैट मीन्स फौजदारी मामले कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि दीवानी मामले क्या होते हैं और फौजदारी मामले क्या होते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज अ सिविल केस